तो दोस्तों फिर से लेके आया हूं मैं आपके लिए ज्योग्राफी के 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक हम लोग करते हैं अपनी एक वीडियो सीरीज के अंदर कवर करते हैं। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग करने वाले हैं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। और ये जो इनिशिएटिव है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, ये पूरी तरह से फ्री इनिशिएटिव है। ये सारे की सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाती हैं। और आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जाकर जरूर देखें, क्योंकि इस प्रीलिम्स के लिए ये 500 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, पहले आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ब्रीफली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यांगसेंग फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, जो कि इंडिया से ही बिलोंग करता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये फेस्टिवल है। आर्ट एंड कल्चर वाले पर्सपेक्टिव से भी आप इसको कवर कर सकते हो, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी कवर कर सकते हो, क्योंकि ट्राइबल्स की बात करते हैं या पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसके अलावा सुपर सॉलिड लाइट, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ डेकेड्स की ये सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई है। जिस तरह से हम लोग साइंस को समझते थे, फिजिक्स को समझते थे, जो हमारी ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग थी, इसने उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और एक बहुत ही खतरनाक वाटरशेड ये इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है जो किया गया है। तो सुपर सॉलिड लाइट के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एना सागर लेक जो कि राजस्थान में पड़ती है, थोड़ी कंट्रोवर्सी में है, इसके बारे में बात करेंगे। रियूनियन आइलैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वहां पे रिसेंटली एक साइक्लोन आया था। एंड भी फिर बात करेंगे पेंडो डैम के बारे में, क्योंकि ये भी थोड़ा सा न्यूज में था। तो ये जितने भी टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो करंट अफेयर से रहने वाले हैं। चलिए, तो पहला टॉपिक आज का दिन का कौन सा है? हम बात करेंगे योंगसैंग फेस्टिवल के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है? मणिपुर 5 डे योंगसैंग होली बिगिंस सेलिब्रेशन म्यूटेड दिस ईयर टू। जिस तरह से मणिपुर के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं, उस वजह से भी न्यूज में रहा है। तो मणिपुर के अंदर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था जिसका नाम था योंगसैंग। तो ये क्योंकि 2 साल से वहां पे इश्यूज चल रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट नहीं किया गया था पिछले साल भी, और इस साल भी सेलिब्रेट नहीं किया गया है। तो बेसिकली ये होली ही है, लेकिन मणिपुर में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एग्जाम में आपको 100% पूछ सकता है, क्योंकि पूरे का पूरा जो एरिया है वो न्यूज में रहा है। तो ये जो योंगसैंग फेस्टिवल है, देखिए आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, लेकिन मतलब मैं आई ऑलरेडी अपॉलॉजी इन एडवांस अगर मैं गलत इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं, अगर आप मणिपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो योशंग फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो श्री श्री गोविंद जी टेम्पल जो कि मणिपुर के अंदर पड़ता है, वहां पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब जो इंडिया में होली सेलिब्रेट की जाती है, मणिपुर में भी होली सेलिब्रेट की जाती है। वहां पे सिर्फ उसका नाम थोड़ा सा अलग होता है। जनरली इंडिया में होली के अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कहीं पे होली 1 महीने तक सेलिब्रेट की जाती है, कहीं पे हफ्ता भर सेलिब्रेट की जाती है, कहीं पे एक दिन सेलिब्रेशन होता है। यहाँ पे ये इसको 5 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे होली, जिस दिन मेन होली होती है उससे एक दिन पहले जो है होलिका दहन किया जाता है। यहाँ पे भी होलिका दहन का एक वर्जन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो स्ट्रो हट होती हैं जिसे योशैंग कहा जाता है, बेसिकली होलिका दहन ही है। बेसिकली जो वहाँ पे जो रेजिड्यूज होते हैं, जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं उसके जो बचे हुए रेजिड्यूज होते हैं, उसको जो है यहाँ पे बर्न किया जाता है। होलिका दहन बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो फोक डांस है वो है यहाँ पे थाबल चोंगबा, वो सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब नाच गाना होता है, सेलिब्रेशन होती है। अब ये फेस्टिवल का माहौल है तो सब कुछ होगा ही। और मणिपुर के अंदर कुछ लोकल इंडिजिनस कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती हैं। तो 2 स्पोर्ट्स का यहाँ पे मैं खास मेंशन करना चाहूंगा, मुकना एंड लुपिकाबी। तो ये लोकल स्पोर्ट्स है जो वहां पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और ये जो मुकना है, इट्स ए काइंड ऑफ रेसलिंग। तो मणिपुर की इंडिजिनस लोकल ये रेसलिंग होती है मुकना, आपको थोड़ा याद रखना है। और एक्चुअली पूरे इंडिया में ही दिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेसलिंग फॉर्म, तो जो कि मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट की जाती है। मतलब पूरे इंडिया में अगर देखें ना, तो जैसे महाराष्ट्र में जाएं, पंजाब में जाएं, हरियाणा में जाएं, या फिर मध्य प्रदेश में जाएं, होली के दिन लोकल बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की जाती हैं। कहीं पे मेरे जैसे यहाँ पे रेसलिंग की जाती है होली के टाइम पे, तो बड़ा अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है। तो रंग तो होते ही हैं, साथ के साथ स्पोर्ट्स भी होता है। तो मणिपुर में भी आप थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में याद रखें। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा थोड़ा आप याद रख सकते हो, टेंपल का नाम रख सकते हो, और ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इसका नाम याद रख सकते हो। जो ट्राइबल जो वहाँ पे अपना फोक डांस है उसको भी यहाँ पे याद कर सकते हो। तो ये जो योशैंग है, बेसिकली होलिका की जब बात करते हैं तो वो योशैंग है, और इसी के नाम पे जो इसका नाम पड़ा है योशैंग फेस्टिवल। तो 3-4 छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में आपके काम आएंगी। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। भाई ये है एक बहुत ही जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड, और जबरदस्त बेसिकली मैं कहूंगा, जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, जान रहा था, तो आप ये कह सकते हो पिछले कुछ डेकेड्स में फिजिक्स के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी। और जब हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं फ्यूचर में, जब हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से चेंज कर सकता है हमारी
अभी तक की जो फिजिक्स को लेके, साइंस को लेके, लाइट को लेके जो अंडरस्टैंडिंग थी पूरी तरह से चेंज कर दिया है। आर्टिकल क्या कहता है? साइंटिस्ट टर्न लाइट इनटू सुपर सॉलिड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, व्हाट दिस मींस एंड व्हाई इट मैटर्स। देखिए टॉपिक साइंस एंड टेक का भी होता है, लेकिन मैंने इसको ज्योग्राफी के अंदर भी इंक्लूड कर दिया है। वैसे टॉपिक मेजरली साइंस एंड टेक का है। काम क्या करता है देखिए, आप इमेजिन करिए कि वाटर है, ठीक है, तो वाटर तो फ्लूइड होता है, आराम से वो फ्लो कर सकता है, उसकी कोई शेप नहीं होती है। लेकिन जब आप वाटर को फ्रीज कर देते हो तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आ जाते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सॉलिड तो फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन लिक्विड तो फ्लो कर सकता है। अब आप इमेजिन करिए एक ऐसा मटेरियल जो सॉलिड भी है और साथ के साथ लिक्विड भी है, मतलब उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी है और वो पूरी तरह से फ्लो भी कर सकता है, फ्रिक्शनलेस फ्लो कर सकता है। अब ये एक बड़ी ही अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन यहां पे जो सबसे खतरनाक चीज वो ये पता क्या है? लाइट, लाइट को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। लाइट को सॉलिड में कन्वर्ट, आपको अच्छे से पता है कि जो लाइट होती है वो फोटोन से बनी होती है और वो स्पेस के अंदर आराम से फ्लो करती है, फ्रिक्शनलेस फ्लो करती है, पूरे स्पेस में लाइट फ्लो करती है। लेकिन वो जो फोटोन्स हैं लाइट के, उनको फ्रीज कर दिया है, उनको सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कर दिया है। मतलब अब हमारी जो लाइट है वो फ्लो तो करेगी ही, लेकिन साथ के साथ वो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करेगी। मतलब लाइट को फ्रीज कर दिया है। मतलब कितनी बड़ी बात है ये, लाइट के फोटोन को पकड़ के उसको फ्रीज कर दिया। और उसके अंदर दोनों ही करेक्टर हैं, उसके अंदर लाइट का करेक्टर भी है फ्लो करने वाला और उसके अंदर सॉलिड भी करेक्टर है। तो ये अपने आप में बड़ी ही जबरदस्त जो है एक डिस्कवरी यहां पे हुई है। इसको कहते हैं सुपर सॉलिड। क्या हम लोग सुपर सॉलिड पहले अचीव कर गए? किया है, बिल्कुल किया है। सुपर सॉलिड को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके टेम्परेचर को आपको एब्सोल्यूट जीरो पे करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये मैटर की जो है एक फोर्थ फॉर्म होती है, जिसमें हम लोग किसी मैटर के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ठंडा करते हैं। इतना ज्यादा ठंडा होने के बाद उसके जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और वो सुपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो तो हम लोग पहले अचीव कर चुके हैं, 1960s में हम लोग ने इसको डिस्कवर कर लिया था। लेकिन लाइट को ऐसा पहली बार किया गया है। लाइट को भी हम लोगों ने फ्रीज कर दिया है, उसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया है। और ये किया है कुछ इटालियन फिजिसिस्ट ने, और जिन्होंने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी फिजिक्स की उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहा था कि भैया लाइट जो है ना, ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट फ्लोइंग चीज है, लाइट से ज्यादा तेज दुनिया में कुछ भी नहीं दौड़ सकता, उन्होंने ये कहा था। लेकिन उनको क्या पता था 2025 में साइंटिस्ट उसी लाइट को सॉलिड भी बना सकते हैं। मतलब आप अभी लाइट की स्पीड को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। भाई देखिए, जब तक लाइट फ्लूइड फॉर्म में है, जब तक वो फ्लो कर रही है फ्रिक्शनलेस स्पेस में, तब तक तो मान लेते हैं। लेकिन जब आपने लाइट को ही सॉलिड बना दिया, इसका मतलब आप उसकी स्पीड को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन अगर आज जिंदा होते तो भाई वो मानते ही नहीं इस बात को कैसा हो चुका है। लेकिन साइंस है, अपग्रेड करती है। यहाँ पे हम लोगों ने किया, सुपर सॉलिड में जाकर उसको कन्वर्ट कर दिया। इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देता हूं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक स्पेशल सेमीकंडक्टर जो कि गैलियम आर्सेनाइड का बनाया, एक स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया। और इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो लाइट के फोटॉन्स होते हैं वो पास किए। लेकिन ये जो गैलियम आर्सेनाइड का जो स्ट्रक्चर था वो एक भूल भुलैया जैसा था, मेज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे वो जाके लाइट ना स्टक हो गई, यहाँ पे जाके वो रुक गई, फंस गई बेसिकली इसके बीच में जो लाइट का फोटोन था। और एक बार जब वो फंस गया ना, उसके ऊपर हम लोगों ने लेजर से फायरिंग किया। जैसे ही उसको लेजर से फायरिंग किया, उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उसने क्रिस्टल्स बनाने शुरू कर दिए। तो हमारी लाइट ने क्रिस्टल बना दिए। मतलब वो लाइट भी है और वो क्रिस्टल भी है। क्रिस्टल का मतलब यहाँ पे सॉलिड होता है। इसको कहा गया है सुपर सॉलिड लाइट। अगर आपके फील्ड में पीएचडी करनी है तो आपकी मर्जी है, फिजिसिस्ट बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोबेल प्राइज आपको मिल जाएगा। और एक्चुअली इस स्टडी के लिए, इस रिसर्च के लिए एक्चुअली नोबेल प्राइज इनको मिल सकता है। तो इटली के जो है साइंटिस्ट लोगों ने ये यहाँ पे किया है। उस पर्सपेक्टिव से हमने इसको याद रखना है। चलिए अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। एना सागर लेक, आर्टिकल क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स 6, बेसिकली ये मंथ्स है। मतलब देखिए टाइपिंग एरर करते हैं भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया इतना बड़ा न्यूज़पेपर है और यहाँ पे उन्होंने मंथ्स को MTHSTO कर दिया है। पता नहीं जो इसने एडिटर लिखा होगा वो क्या खा के पी के बैठा होगा, वी डोंट नो। बट यस, 6 मंथ्स टू रिमूव, 6 मंथ्स ये ऐसे था, तो स्पेलिंग मिस्टेक है बेसिकली। 6 मंथ्स टू रिमूव 7 वंडर्स रेप्लिका नियर एना सागर। तो अजमेर के पास में
ये देखिए मेरी पिक्चर है ये, तो मैं फैमिली के साथ गया था। तो आप अगर कभी अजमेर जाओगे तो देख, अगर अभी जाओगे तो शायद आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि इसको जल्दी से आप यहाँ से हटा दीजिए। कोटा में अगर आप जाते हो, कोचिंग वोचिंग अगर आपने किया है, तो कोटा के अंदर भी 7 वंडर्स हैं, ऐसा ही अजमेर के अंदर भी 7 वंडर्स बनाए गए हैं। लेकिन वहाँ पे एक लेक है, एना सागर लेक, जो कि अजमेर के बिल्कुल अजमेर में ही पड़ती है। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई ये जो आपने 7 वंडर बनाया है, ये एना सागर लेक के वेटलैंड एरिया में बनाया है, और इसको इसीलिए 6 महीने के अंदर अंदर इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पे जाके विजिट करूंगा तो मुझे ये देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि ये जो है एनक्रोचमेंट करके बनाया गया था, तो वो यहाँ से गायब होने वाला है। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है, मैनमेड लेक है। 1135 1150 के बीच में पृथ्वीराज चौहान जी के जो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो है इसको बनवाया था, तब इसका नाम ऐना हुआ करता था। बाद में जहांगीर ने इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया, और फिर शाहजहां ने कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज वगैरह किया है, कुछ आस-पास में उसके कुछ बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर को हम थोड़ा मॉडिफाई किया है। तो आज के टाइम पे इसको हम लोग ऐना सागर लेक कहते हैं। अजमेर जो सिटी है उसको वाटर प्रोवाइड करवाता है, उसका ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। और वैसे तो ये एरिया थोड़ा सा ड्राई एरिया है, लेकिन थैंक्स टू दिस लेक वहाँ पे पानी आपको देखने को मिलता है। और ये अभी तक रामसर साइट डिक्लेयर नहीं हुई है, हो सकता है वो जल्दी हो भी सकती है, अभी तक तो नहीं है। तो 3-4 पॉइंट छोटे-छोटे आपको याद रखने हैं ऐना सागर लेक के बारे में। आगे बढ़ते हैं। रीयूनियन आइलैंड, देखिए रीयूनियन हॉटस्पॉट, अगर आपने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो सबको पता ही होगा रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है, कहाँ है। तो भाई देखिए, ये हमारा अफ्रीका है, ये है मेडागास्कर, यहाँ पे पड़ता है आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट, इसके पास में मॉरिशस भी है। तो जब इंडिया, अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि भैया इंडिया की जो पोजीशन है वो हमेशा यहाँ पे तो थी नहीं। इंडिया नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था, इट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और फिर वहां से सब कुछ हुआ। तो ये इंडिया के अंदर आज जो ब्लैक सॉइल मिलती है वो यहीं से आई थी। बेसिकली जब इंडिया जो लैंड मास है वो रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर था, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे। तो कुछ मैग्मा जो है, जो कि बेसोल्टिक था, बेसिक नेचर का था, वो यहाँ पे आके जमा हो गया था। अब भैया इंडिया तो आगे चला गया, लेकिन ये रीयूनियन स्पॉट आज भी वहाँ पे है। इसको फ्रांस एडमिनिस्टर करता है, फ्रांस की टेरिटरी है ये। लेकिन आज भी वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, क्योंकि ये जो हॉटस्पॉट्स होते हैं वो अपना जगह चेंज नहीं करते हैं, हॉटस्पॉट्स फिक्स रहते हैं। तो ये आइलैंड न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो है साइक्लोन आया था और उसकी वजह से न्यूज़ में रहा। तो ये एक फ्रेंच आइलैंड है, और ईस्ट ऑफ मेडागास्कर पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। मॉरिशस और रोड्रिग्स आइलैंड इसके जो पास में पड़ते हैं, इन सबको मिला के हम लोग इसको मैस्क्रीन आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो आर्कीपेलागो इज बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और यहाँ पे रियूनियन, मॉरिशस और रोड्रिग्स, इन सबको मिला के हम लोग आर्कीपेलागो बोलते हैं। और ये पूरी तरह से वोल्केनिक नेचर का है, और ऐसा कहा जाता है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक जो इंडियन ओशन का है, जिसका नाम है पाइटोन डी नीगिस, तो ये फ्रेंच नेम है बेसिकली। तो यहाँ पे ये पाया जाता है। इसकी जो कैपिटल है वो है सेंट डेनिस। तो ये 2-3 छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए जी आगे बढ़ें। पेंडो डैम के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल क्या कहता है, हैवी रेन कंटिन्यूज इन हिमाचल, बीबीएमबी ओपन्स स्पिलवे गेट्स ऑफ द पेंडो डैम। भाई देखिए, बारिश जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो डैम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डैम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, उसको बचाने के लिए डैम के गेट खोल देते हैं। तो यहाँ पे पेंडो डैम को गेट को ओपन किया गया। हालांकि इसकी वजह से जो लोअर एरियाज थे वहाँ पे फ्लड आ गया था, लेकिन थैंक्स के ये डैम जो है वो बच गया। तो पेंडो डैम थोड़ा सा न्यूज़ में था, थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये एम्बैंकमेंट डैम है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। एम्बैंकमेंट डैम बेसिकली वो होता है जहाँ पे जो हम लोग लैंड के प्लेटफॉर्म को रेज करके उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं। तो जो ब्यास रिवर है उसके ऊपर इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, और ये पूरी तरह से कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, मतलब ये मैन मेड स्ट्रक्चर है, और मैसनरी का यूज करके जो है इसको बनाया गया है, उस तरीके के हिसाब से वो कह सकते हो। 1977 के अंदर इसको कमीशन किया गया था, मनाली से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये रन ऑफ द रिवर पावर डिजाइन है। रन ऑफ द रिवर का मतलब ये होता है कि जो ब्यास रिवर यहाँ पे फ्लो कर रही है उसके जो वाटर फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली जब पानी नीचे की तरफ आता है तो एक जो है वो टरबाइन को चलाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो उस जो है बेसिस पे इसको बनाया गया है, इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बोलते हैं। बहुत सारे रिवर्स जो पाकिस्तान के साथ हम लोग शेयर करते हैं, वहां पे भी हम लोग इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं, ताकि जो रिवर है उसके वाटर को कहीं डाइवर्ट ना करके लेके जाएं। फ्लो मेंटेन होना चाहिए रिवर का बेसिकली। और ये जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है प्रोजेक्ट, यहाँ से जो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एक दाहर पावर हाउस है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बाद में जो है ये सतलुज रिवर के अंदर जाके जो है डिस्चार्ज हो जाती है। आपको अच्छे से पता है कि जो ब्यास रिवर है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सतलुज बाद में
इंडस की ट्रिब्यूटरी है। और बाद में जो हमारी चेनाब जो रिवर है वो भी सतलुज के अंदर आके मिल जाती है, राइट। तो जैसे मान लो हमारी ये सतलुज है, यहाँ पे ब्यास है और यहाँ से आती है चेनाब रिवर, ठीक है। रावी जो रिवर है और झेलम जो रिवर है वो चेनाब के अंदर आके मिलती हैं, चेनाब बाद में सतलुज में आके मिलती है, सतलुज बाद में जो है इंडस में आके मिल जाती है। यूपीएससी ने लास्ट टू लास्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये जो ब्यास रिवर है ये पूरी तरह से इंडिया में है। ब्यास इज द वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया के अंदर ही जाके वो ट्रिब्यूटरी बना देती है सतलुज की। यहाँ पे जो वो जो है पेंडो डैम बनाया गया है और इसके पीछे जो लेक है उसे पेंडो लेक कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में वो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है, टेबल बना के पूछेगा, तो पेंडो डैम याद रखना है भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, जो कि ब्यास रिवर के ऊपर बनाया गया है। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें इसके बारे में प्रीलिम्स में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये थे आज के हमारे 5 टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो यानशोंग फेस्टिवल, सुपर सोलिड लाइट, एना सागर यूनियन हॉटस्पॉट आइलैंड या हॉटस्पॉट, एंड द पेंडो डैम। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। फिर से आपके लिए मैं ऐसे ही 5 बहुत इंटरेस्टिंग और करंट अफेयर से टॉपिक लेके आऊंगा ज्योग्राफी के, जो आपकी हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं उनको जाके आप जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जो तैयारी करते हैं एग्जाम की। और जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो भी आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।